दोस्तों आदाब। उम्मीद कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज है 25 अगस्त 2026। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। तेहरान से वाशिंगटन तक फिर छिड़ा सख्त बयान। पाकिस्तान बना बीच का पुल मगर ईरान का साफ फरमान। पहले भरोसा फिर समाधान। सीरिया में अंधेरा छटा, अब पुनर्निर्माण का होगा ऐलान। रूस की रिफाइनरी में ड्रोन की आग ने फिर बढ़ाई जंग की पहचान। लेबनान में घर ढहे, वेस्ट बैंक में बढ़ा बस्ती वासियों का तूफान। गजा में मस्जिद और शरणार्थी शिविर पर हमले ने फिर झकझोरा इंसान। और मांड्या की नूर के 20 बोरों ने खोल दिया दौलत का हैरान करने वाला राज तमाम। कहीं जंग का शोर, कहीं अमन की तलाश। आज की हर बड़ी खबर का करेंगे पूरा हिसाब। मैं हूं रियाज अहमद और आप देख रहे हैं हमारा खास शो बातें दुनिया की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे 1000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ रहे तनाव की। ईरान ने अमेरिका को एक बार फिर साफ संदेश यानी पैगाम दिया है कि अगर जून में हुए समझौते यानी MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को आगे बढ़ाना है तो अमेरिका को सिर्फ बातें नहीं बल्कि जमीन पर ठोस कदम उठाने होंगे। ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रजाई ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के साथ मुलाकात में ये बात कही है। दरअसल 18 जून को ईरान और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ था। इसके तहत 60 दिनों के अंदर युद्ध को खत्म करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम समेत कई अहम मुद्दों पर सहमति बनाने की कोशिश की जानी थी। लेकिन 17 अगस्त को ये 60 दिन की मियाद खत्म हो गई है और कई बड़े मुद्दे अभी भी अटके हुए हैं। इसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना और दोनों देशों के बीच भरोसा बहाल करना सबसे अहम है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने अपनी कुछ बाध्यताओं को पूरा नहीं किया। इसी वजह से तेहरान का वाशिंगटन पर भरोसा और कमजोर हुआ है। ईरान के राष्ट्रपति यानी सदर डॉक्टर मसूद पेजिशकियान भी इस समझौते के समर्थन में दिखाई दिए। उनका कहना है कि ये समझौता ईरान को उसकी स्थिति से निकालने का रास्ता है जिसमें ना पूरी जंग खत्म हुई है और ना ही पूरी तरह अमन कायम हुआ है। डॉक्टर पेजिशकियान ने यह भी साफ किया कि ईरान ने किसी के सामने सरेंडर नहीं किया। उनके मुताबिक बातचीत इज्जत, समझदारी और राष्ट्रीय हित के आधार पर होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ मोहसिन रजाई का रुख काफी सख्त है। उन्होंने पड़ोसी देशों को चेतावनी दी है कि वे अमेरिका के आर्थिक दबाव में ईरान के खिलाफ कदम न उठाएं। यानी मामला सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं है। फारस की खाड़ी, तेल का कारोबार और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सब कुछ इस तनाव से जुड़ा हुआ है और इसी बीच पाकिस्तान एक अहम भूमिका में सामने आया है। दरअसल पाकिस्तान पिछले कुछ समय से ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत का रास्ता खोलने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी का ईरान का दौरा भी इसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा। ईरान ने पाकिस्तान की उन कोशिशों की तारीफ की है जो युद्ध विराम यानी जंग बंदी और बातचीत का रास्ता निकालने के लिए की गई थी। यानी पाकिस्तान एक तरफ अमेरिका से अपने रिश्ते बनाए रखना चाहता तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के साथ कुछ पुराने और गहरे रिश्ते हैं। इसलिए पाकिस्तान की कोशिश है कि ईरान और अमेरिका के आमने सामने आने के बजाय बातचीत की मेज पर बैठे। लेकिन ईरान के राष्ट्रपति यानी सदर डॉक्टर मसूद पेजिशकियान ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है। उनका कहना है कि अमेरिका अगर एक तरफ मैक्सिमम प्रेशर यानी अधिकतम दबाव बनाए रखने और दूसरी तरफ बातचीत की बात करे तो ये तरीका काम नहीं करेगा। सीधे अल्फाज में कहें तो तेहरान का संदेश यानी पैगाम है, धमकी के साथ बातचीत नहीं, बराबरी के साथ बातचीत होगी। यानी अमेरिका अगर समझदारी से बातचीत करना चाहता है तो ईरान तैयार है, लेकिन दबाव और बातचीत दोनों एक साथ नहीं चल सकते। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात साफ है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की कूटनीतिक भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो सकती है।
दोस्तों अब रुख करते हैं सीरिया का। सीरिया के राष्ट्रपति यानी सदर अहमद अल-शरा ने देश को लेकर एक बड़ा और ऐतिहासिक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सीरिया अब अपने दर्दनाक अतीत यानी इतिहास के एक काले दौर को पीछे छोड़कर विकास, पुनर्निर्माण और शुरुआत के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। अल-शरा ने सीरियाई जनता को बधाई देते हुए अमेरिका के उस फैसले का स्वागत यानी खुशामदीद किया जिसके तहत सीरिया को आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों की सूची से हटाने का फैसला किया गया है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी शुक्रिया अदा किया। सीरिया के लिए ये फैसला इसलिए बड़ा माना जा रहा है क्योंकि लंबे समय से लगे प्रतिबंधों ने उसकी अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय कारोबार को काफी नुकसान पहुंचाया है। अब अगर बैंकिंग, व्यापार और निवेश के रास्ते खुलते हैं तो सीरिया के लिए अपने तबाह हुए शहरों और ढांचे को दोबारा खड़ा करने का मौका पैदा हो सकता है। लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है, क्या सच में सीरिया की नई शुरुआत है या सिर्फ कूटनीतिक बदलाव? इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। दोस्तों अब बात करते हैं रूस की। दक्षिणी रूस के क्रास्नोडार इलाके में अफिस्की ऑयल रिफाइनरी में ड्रोन हमले के बाद आग लगने की खबर सामने आई है। स्थानीय गवर्नर के मुताबिक इन घटनाओं में 2 लोगों की मौत हुई है और 2 लोग घायल हुए हैं। यह रिफाइनरी रूस के तेल ढांचे का अहम हिस्सा है और काला सागर के नजदीक वजह से इसकी रणनीतिक अहमियत भी काफी है। इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी संगठन ने नहीं ली। हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन पहले भी रूसी तेल ठिकानों और ढांचे को निशाना बनाता रहा, यानी जंग का असर सिर्फ मोर्चे तक नहीं बल्कि तेल, ऊर्जा और पूर्व व्यवस्था तक पहुंच रहा है। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ दक्षिण लेबनान के हारिस कस्बे से बेहद परेशान करने वाली खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने इलाके में विस्फोटक लगाकर कई घरों को ध्वस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि इन घरों में ऐसे लोग अस्थायी तौर पर रह रहे थे जो पहले ही जंग की वजह से अपना घर खो चुके थे। स्थानीय लोगों का आरोप यानी इल्जाम है कि बॉर्डर के आसपास के इलाकों को इस तरह खाली कराया जा रहा है ताकि वहां लोगों की वापसी मुश्किल हो जाए, एक तरह का बफर जोन तैयार किया जा सके। हालांकि इन घटनाओं में किसी के हताहत होने की तत्काल तस्दीक नहीं हुई है। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ रमुल्ला के उत्तर में सिंजिल कस्बे के प्रवेश द्वार पर इजरायली बस्ती वासियों के एक समूह के जमा होने की खबर है। इससे इलाके में तनाव बढ़ गया है। कुछ दिन पहले नबलुस के पास गुसरा गांव में भी बस्ती वासियों और फलस्तीनी घरों को घेरने और वहां रहने वाले लोगों को परेशान करने के आरोप लगे थे। यानी वेस्ट बैंक में भी हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। वहीं गजा के अलबला इलाके में एक मस्जिद पर हवाई हमले की खबर सामने आई। हमले के बाद मस्जिद के आसपास मलबा और धुएं के दृश्य सामने आए हैं। फिलहाल इस ताजा हमले में कितने लोग मारे गए या घायल हुए इसकी पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। इसी बीच गजा सिटी के पश्चिम में अल-शाती शरणार्थी शिविर में एक घर को निशाना बनाए जाने की भी खबर है। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में कम से कम 7 फलस्तीनी लोगों की मौत हुई है जिसमें एक बच्ची भी शामिल है। इजरायली सेना का दावा है कि वहां हमास से जुड़े हथियारों के भंडारण ठिकानों को निशाना बनाया गया था, लेकिन ऐसे दावों पर सवाल भी उठते रहे हैं, खासकर तब जब हमलों की चपेट में आम नागरिक और स्थापित दीवार भी आते हैं। कुल मिलाकर गजा से लेकर वेस्ट बैंक और दक्षिण लेबनान तक तनाव की आग अभी भी बुझी नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं एक ऐसी खबर जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कर्नाटक के मांड्या शहर में 69 साल की एक महिला नूर की मौत के बाद उसके घर से ऐसी चीजें मिली कि आसपास के लोग हैरान रह गए। नूर सड़क पर भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। लोग उसे रोज देखते थे लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि उसके पास कितनी रकम जमा हो सकती है। महिला की मौत के बाद जब उसके घर की तलाशी ली गई तो रुपयों से भरे 20 बोरे मिलने की बात सामने आई है। इसके अलावा उसके बैंक खाते में करीब 8,40,000 रुपए जमा होने की जानकारी भी सामने आई। अभी उन 20 बोरों में कितनी रकम है इसकी पूरी गिनती नहीं हुई। इसी वजह से स्थानीय स्तर पर अंदाजा लगाया जा रहा है कि कुल रकम 30 लाख रुपए से भी ज्यादा हो सकती है। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। अब इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर नूर ने इतनी बड़ी रकम कैसे जमा की और इतने सालों तक किसी को इसकी भनक तक क्यों नहीं लगी? इसका पूरा जवाब जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन ये घटना एक बात जरूर बताती
होती है कि किसी इंसान की हालत देखकर उसके बारे में पूरी कहानी तय नहीं की जा सकती है। सड़क पर दिखने वाली गरीब और किसी की असली आर्थिक हालात के बीच कभी कभी बहुत बड़ा फर्क हो सकता है। तो दोस्तों, आज की इन तमाम खबरों में एक तरफ ईरान अमेरिका की कूटनीतिक खींचातान, दूसरी तरफ पाकिस्तान की मध्यस्थता और सीरिया में नई शुरुआत की कोशिश, रूस में तेल ठिकानों पर ड्रोन हमला और दूसरी तरफ गजा, लेबनान और वेस्ट बैंक में जारी तनाव, ये सभी घटनाएं मध्य पूर्व और दुनिया की बदलती तस्वीर की तरफ इशारा कर रही हैं। इसी के साथ आज की खबरों में इतना ही। मिलते हैं अगली खबरों में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।